हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड बुक। ठीक है, तो थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से आपको जो क्वेश्चन आना है ना पेपर में, सिर्फ वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स गिवन है, थ्योरी वगैरह भी है, तो सब कुछ नहीं करवा रहा मैं। जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है मेजर हेडिंग और सब हेडिंग का। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा स्टेट मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपका हमेशा आता है, लाइक हर साल आता है 3 नंबर में। ठीक है, तो 3 नंबर में आता है और वो आपसे ऐसे 6 पूछेगा। ठीक है, 6 पर्टिकुलर्स पूछ लेगा, जैसे मॉर्गेज लोन की हेडिंग बताओ, सब हेडिंग बताओ। तो ये एक पूछा तो हाफ मार्क्स का, फिर पेटेंट का पूछ लिया तो ये एक और आधे नंबर का। तो ऐसे 6 पार्ट्स होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक ये कैटेगरी का आता है और एक और कैटेगरी का आता है, वो ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है, वो भी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो मैं सभी इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, मेजर हेड और सब हेड के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं और जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं, थोड़े से टफ लगते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो वो सारी लिस्ट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और एक एक बारी मैं रीड कर देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ और बाद में जूम आउट करके सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देख लो भाई, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन मतलब फर्म के ऊपर कर्ज है। ठीक है, तो हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बेसिकली हेडिंग सब हेडिंग क्या बोल रहा है वो कि बैलेंस शीट में कहां पर शो करेंगे। अगर तुम्हें मैंने बताया मॉर्गेज लोन 10 लाख का है, तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो कहां पर इसको प्लेस करोगे, प्लेसमेंट कहां होगी इसकी? तो नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बैलेंस शीट में कहां प्लेसमेंट होगी, वही सब पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पेटेंट्स पूछे, गुडविल पूछे, माइनिंग राइट्स पूछे, ये मैंने फिर से पेटेंट्स लिख दिया। ठीक है, तो ये जस्ट एक्स्ट्रा लिख दिया। और यहाँ ट्रेडमार्क पूछे या लाइसेंस पूछे, इनमें से कोई भी पूछे, आपका आंसर क्या रहने वाला है? नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हाइफन इनटेंजिबल एसेट। आई बात समझ में? इनमें से कुछ भी पूछ ले, ये आपका आंसर रहने वाला। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है करंट लाइबिलिटीज और सब हेडिंग होगी अदर करंट लाइबिलिटीज। तो आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं गिवन होगी, आपको लर्न करके जाना है कि हेडिंग क्या होगी और सब हेडिंग क्या होगी। फिर है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में आप लोग देखोगे, इसका कुछ रूल रहता है, क्या रूल रहता है वो अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इन्वेंट्री होती है, तो कहां जाएगा? करंट एसेट, इन्वेंट्री। लूज टूल्स भी सेम आंसर है, करंट एसेट, इन्वेंट्री। फिर है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। देखो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का मीनिंग भी साथ साथ समझ लो। इसका मीनिंग ये होता है जैसे डिवेंचर है अपने, ठीक है, तो डिवेंचर आपको पता है 10 साल बाद पे करने, ठीक है, या 5 साल बाद पे करने, या हर साल। कभी कभी ऐसा होता है कि हर साल कुछ कुछ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स आपको पे बैक करना है। तो जिस साल भी डिवेंचर्स आपके ड्यू है ना, करंट मैच्योरिटी मतलब, करंट मतलब इस साल, करंट मतलब करंट ईयर मतलब क्या होता है? इस साल। मैच्योरिटी मतलब कोई चीज आपको पे बैक करनी, मैच्योर हो रही है। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब हमारे डिवेंचर। तो जितने भी डिवेंचर्स मुझे इस साल पे करने हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर में डिवेंचर्स को लॉन्ग टर्म नहीं मानूंगा, मैं क्या मानूंगा? शॉर्ट टर्म। तो यानी कि करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, याद रखना, डिवेंचर जितने भी तुम्हें करंट ईयर में पे बैक करने हैं, उनको करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स में डालना होता है। फिर है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब देखो, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी, तो लर्न करके जाना पड़ेगा कि कौन सी नॉन करंट है, कौन सी करंट है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमेशा नॉन करंट रहने वाले, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी हेडिंग, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अनपेड डिविडेंड, ठीक है, ये अनपेड डिविडेंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाएगा, तो ये होता है करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि कंपनी ने अगर डिविडेंड पे नहीं करा तो वो पे करना जरूरी है, शेयर होल्डर का पैसा है ना। तो करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसलिए कि भैया ये चुकाना है, ये फटाफट पे करना है। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज। देखो, कस्टम में जब भी कंपनी डील करती है कस्टम अथॉरिटीज के थ्रू, तो वहां कुछ पैसा जमा कराना होता है। ठीक है, तो हमने अगर वहां पर कुछ पैसा जमा कराया तो अपनी एसेट है, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट, और लॉन्ग टर्म के लिए जमा कराया इसलिए नॉन करंट। ठीक है, और ये नॉन करंट ही रहने वाला है, तो करंट कभी नहीं आने वाला है इस केस में, तो याद करके जाने नॉन करंट है। और सब हेडिंग है अदर नॉन करंट एसेट, ये सारा याद करने वाला काम है। फिर है शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज। तो मान लो मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनी मतलब जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, शेयर का बाय सेल होता रहता है, जिसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा ना, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ऐसे सुना होगा घर में कभी। तो शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी मतलब अगर मैं खुद एक कंपनी हूं और मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे लिए तो ये फायदे की बात है ना, कुछ एसेट खरीदिए, तो नॉन करंट एसेट, और है क्या? ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है भाई? कभी कभी क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है, जैसे मान लो डेयरी का काम है, एग्जाम्पल हमारा डेयरी का काम है,
तो मेरे को गाय चाहिए, काऊ चाहिए, बफेलो चाहिए, ठीक है, इन सब से ही तो दूध वगैरह निकलेगा और तभी तो सेल आउट होगा। तो हमारा बिजनेस क्या है, एनिमल्स का है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा या चिकन का बिजनेस है या मीट का बिजनेस है, तो बेसिकली एनिमल्स हमारे को खरीद के अपने फार्म पे रखने होंगे और एनिमल्स को पालना होगा, ठीक है, और तब जाके उनसे लाइक दूध मिलेगा या अंडे मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, जो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक का भी लोग बिजनेस करते हैं। तो ये हो गया लाइफ स्टॉक, इसका मीनिंग। तो अपनी चीज है ना, ये हमारे एनिमल्स है ना। तो नॉन करंट एसेट और एनिमल्स आपको पता है एक साल के अंदर तो नहीं मरेंगे ना, लंबा टाइम चलेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट और सब हेडिंग होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, हाइफन, ये हाइफन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो हाइफन के बाद अगर इंटेंजिबल एसेट होता तो मतलब ये इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, लेकिन ये इंटेंजिबल थोड़ी है, एनिमल्स तो टेंजिबल में आते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली ये टेंजिबल एसेट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो कह रहा है अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में नुकसान आ गया, लॉस आ गया, तो कहां शो करेंगे, शेयर होल्डर फंड में ही शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस और ब्रैकेट में लिख कर आना एज नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। प्रॉफिट होता तब भी सेम आंसर होता, बस ये ब्रैकेट मत लिखना, एज नेगेटिव अमाउंट हटा देना अगर यहां पे नेट प्रॉफिट लिखा होता, तो बाकी आंसर सेम रहता। कैपिटल एडवांसेस मतलब आपने कहीं पर पैसा एडवांस में दे रखा है, तो नॉन करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारे लिए एसेट है, हमने किसी और को उधार दिया, हमने नहीं उधार लिया, हमने उधार दिया है। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या, भाई हमें सरकार को देना होता है ना, तो कोई भी चीज अगर हमें पे करनी है तो अपने लिए एसेट तो नहीं होने वाली, तो लायबिलिटी। और प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म में इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग टैक्स हर साल पे करते हैं ना, तो ये एक सालाना खर्च है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। देखो क्वेश्चन में अपना आज के वीडियो में हमने स्टार्टिंग में सेकंड एंट्री में खाली पेटेंट्स लिखा था, तो उसका आंसर क्या था, और यहां पर बोल रहे हैं पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। इन दोनों के आंसर्स में डिफरेंस है तो कंपेयर कर लेना। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी में बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट, फिर आगे बोल रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, हाइफन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। वहां पर सिर्फ इतना था, इंटेंजिबल एसेट्स तक था वहां पर, ठीक है। अगर खाली पेटेंट्स लिखा तो आंसर आपका यही होगा जो आपको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि डेवलप्ड बाय द कंपनी लिखा है तो आपके आंसर में लास्ट में अंडर डेवलपमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है ताकि बिल्कुल भी हमारे मार्क्स कट ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स को जब रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम देना क्या है, लायबिलिटी है ना, ये हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल में भी ये चीज हमने समझी थी। तो ये क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो 4-5 साल बाद चुकाना है, तो इसलिए ये नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपने ना बैलेंस शीट इश्यू ऑफ शेयर्स में बनाया बहुत बारी है, ठीक है। बैलेंस शीट में इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट में ये काम हमने बहुत बारी करा है, लेकिन इसको लिखना भी आना चाहिए। तो ये शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा और सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा और ब्रैकेट में लिखना शोन बाय वे ऑफ एडिशन। ये सब ये जो ब्रैकेट है ना, मुझे लग रहा है बस यही गलती होती, अदरवाइज हम इतना आंसर तो अपने आप बना लेते जिनको भी इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट बनानी आती है उन बच्चों को, ठीक है। तो शोन बाय वे ऑफ एडिशन जरूर लिख देना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड स्लैश एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। दोनों का आंसर सेम रहने वाला है, इसीलिए मैंने ऐसे जॉइंट में लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड आए चाहे एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड आए, तो इसके लिए हेडिंग और सब हेडिंग के लिए की जगह आप एक लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। हेडिंग ये है, सब हेडिंग ये, ऐसे नहीं लिखोगे, लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, इज शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि पता नहीं मेरे को ये चुकाना है या नहीं चुकाना है, ठीक है। जैसे प्रपोज डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड प्रपोज किया गया है कि बांटेंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि पक्का बटेगा, अभी सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई डिविडेंड ना बांटते हैं अगले साल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अप्रूव करेंगे और कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट करा होगा तो ही बटेगा, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं बटेगा। तो सिर्फ प्रपोज किया, ठीक है। जैसे हम लोग भी, जैसे मान लो तुमने अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी बढ़वानी है, तो तुम प्रपोज करोगे ना अपने पेरेंट्स का कि भाई मेरी इतनी पॉकेट मनी कर दो। अब अप्रूव करना ना करना तो उनके हाथ में है ना। तो ये प्रपोज डिविडेंड मतलब कि अभी बातचीत चल रही है कि डिविडेंड इतना देंगे, ठीक है। और एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी सिमिलर हो जाएगा। एरियर्स मतलब होता है बकाया, पुराना, ठीक है। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उन पे हर साल का फिक्स डिविडेंड जाना है, ठीक है। तो वो बहुत सालों का इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है, बहुत सालों का इकट्ठा हुआ है। अब कब जाएगा ये नहीं पता, ठीक है, बहुत सालों का इकट्ठा हुआ है। एरियर्स होना मतलब ये होता है। तो इज शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू
अकाउंट, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं तुम्हें समझा देता हूं एक और एग्जांपल। जैसे कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, और अगर कंपनी कोर्ट केस हार गई तो कंपनी को 10 लाख रुपए पे करने हैं पेनल्टी की फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे ऊपर किसी ने केस कर दिया, अगर केस जीत गए तो कोई पेनल्टी नहीं है, केस हार गए तो पेनल्टी है 10 लाख की। तो ऐसे कोर्ट केस को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन पे, कोर्ट के रिजल्ट पे। नेक्स्ट है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। देखो, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स का मतलब है, सपोज करो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अभी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर हम सब पढ़ के आए हैं, तो एग्जांपल हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी ने मेरे से एप्लीकेशन 3 रुपए मंगा ली, 4 रुपए की अलॉटमेंट मंगा ली, अब 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है तो 3 रुपए की ये अभी रहती है, सपोज करो फाइनल कॉल अभी रहती है, तो ये जो 3 रुपए रहते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अब कंपनी, जो हमने शेयर जिस भी कंपनी के खरीदे हैं, तो हमारे को जैसे ही वो फाइनल कॉल का पैसा मंगाएंगे हमें पे करने हैं ना, अदरवाइज तो हमारे शेयर्स फोरफीट हो सकते हैं, हमारा तो नुकसान ही हो जाएगा, हमने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कैपिटल कमिटमेंट, कि हमें थोड़े पैसे साइड पर रखने, ये 3 रुपए पर शेयर, जितने भी शेयर लिए उस हिसाब से 3 रुपए हमारी कंपनी को साइड पे रखने हैं, ताकि जब भी जो कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं, जब भी वो लोग पैसे मंगाएंगे तो हम पैसा दे पाए, ठीक है। यहां पर क्या है, एक ही कंपनी है और वो किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है, ठीक है। ये एग्जांपल है, हम भी कंपनी है और हम किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो उनका जितना भी फाइनल कॉल का पैसा देना होगा जब भी वो मंगाएंगे, उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स मतलब हम तैयार हैं, जब भी फाइनल कॉल मंगाई जाएगी हम पैसे दे देंगे। तो इसके लिए भी आपको लैंग्वेज आंसर लिखना है। देखो मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा या समझने का मूड नहीं है तो रट लो, ठीक है। लैंग्वेज रटने के नंबर है, समझने के नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखना है इज अ कैपिटल कमिटमेंट एंड इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो भाई मैं दिसंबर में ना बिगनिंग में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 12th का, ठीक है। तो एक बारी ड्यूरेशन समझ लेते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा दिसंबर बिगनिंग में और आखिरी डेट जो होगी कोर्स की वो रहने वाली है टिल द डेट ऑफ योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम जिस भी दिन होगा उस दिन तक ही आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करने में, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप एक मैसेज भेज दो और सारी कोर्स डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर। तो ये कहा जाएगा हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, और आपको कैसे लिखना है, देखो इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत बारी करा, लेकिन लिखना कैसे ये समझ लो, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो सब हेडिंग वाले सेक्शन में ये लिखना, ठीक है। तो ये अपना हेड हो गया, हेडिंग वाला सेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा सब हेड वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको काफी सारे रिजर्व्स गिवन है, कोई भी रिजर्व आए, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR, सरप्लस आ गया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया, उसी को हम सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट को ही हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो शेयर होल्डर फंड हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग, कोई भी आपको नेम गिवन हो जिसके लास्ट में रिजर्व लिखा है, यही आंसर लिखकर आना, ठीक है। हो सकता है कोई रिजर्व यहां छूट गया, रिजर्व वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो ये आंसर लिखकर आना है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लिखने में दिक्कत आती है। हालांकि हमारे को पता तो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 11th क्लास से बैलेंस शीट में हम बनाकर आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे लिखने ये समझ नहीं आता। तो करंट एसेट में जाएगा और ये डेटर में से माइनस करते थे ना, तो बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, कौन सी दो चीजें आती हैं, एक आते हैं हमारे डेटर्स और दूसरा आते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल मुझे पता है इस साल जो भी बच्चे 12th में है उन्होंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा नहीं था क्योंकि डिलीट हो गया था, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में बिल रिसीवेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। तो यूट्यूब पर ही 11th क्लास का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वाला वीडियो देखना, पुराना वीडियो होगा, तो एक बार ये बिल रिसीवेबल आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस टॉपिक के से रिलेटेड। फिर ये अपनी लास्ट आइटम है हेडिंग और सब हेडिंग की, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो एक आ जाता है भाई करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है, ठीक है, कितना कैश पड़ा है, करंट एसेट, और सब हेडिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सब लर्न कर लेना यार, सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिए हैं, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग, और सबसे डिफिकल्ट वाले भी मैंने यहाँ पर ले लिए। तो मैं जूम आउट करके एक बार सारे आपको दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट मार लेना और फिर कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है, इस पे आपको टोटल 8 आइटम्स दिख रही हैं। ये सेकंड पेज है, इस पे 9 to 14 दिख रहा है।
ये नेक्स्ट पेज है, इसमें 15 to 19 दिख रहा है। ये हमारा लास्ट पेज है, इसमें आपको 20 से 23 दिख रहा है। अब एक टॉपिक और है, ठीक है, तो वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इस चैप्टर से एक तो हेडिंग सब हेडिंग आता है और दूसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में वो ये है। तो यहां पर आपको क्या होगा भाई, आपको ना डेटा गिवन होगा, पर्टिकुलर्स में ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन होगा या फिर ट्रेड पेएबल्स भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो आपसे वो ये पूछेगा कि ये करंट एसेट, अगर ट्रेड रिसीवेबल का क्वेश्चन होगा तो ये पूछेगा क्या ये करंट एसेट है या फिर ये एक नॉन करंट एसेट है। अगर ट्रेड पेएबल का क्वेश्चन होगा तो वो पूछेगा क्या ये करंट लायबिलिटी है या फिर ये एक नॉन करंट लायबिलिटी है। तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वो डेटा क्या दे रहा है, एक तो वो ऑपरेटिंग साइकिल दे रहा है और दूसरा वो दे रहा है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन। ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये होते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ये क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं भाई, जिनसे हमें पैसे लेने, इनको ना हमने पहले क्रेडिट से उधार पर माल बेचा था पहले और अब हमें इनसे पैसे लेने हैं। और बिल रिसीवेबल भी सेम ही चीज होती है, डेटर के साथ बस अपना ओरल एग्रीमेंट होता है कि ओरल एग्रीमेंट बातचीत हुई है, लेकिन वही चीज अगर हम लिख लें एक कागज पे और साइन वगैरह कर दे दोनों पार्टीज, तो एक रिटर्न एग्रीमेंट को हम बिल रिसीवेबल बोल देते हैं। दोनों का मतलब सेम है कि दोनों के अगेंस्ट हमें पैसे मिलेंगे। तो ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में ये दो चीजें आती हैं। तो यहां पर आपके पास दो टर्म्स गिवन है, एक है ऑपरेटिंग साइकिल और ब्रैकेट में लिखा है इन मंथ्स, और फिर है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड और ब्रैकेट में लिखा है इन मंथ्स, ठीक है। लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूं ये इन मंथ्स में ही डेटा गिवन है। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपना सिंपल है, आइडेंटिफाई करने की ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, इस डेटा को देखकर ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड को कंपेयर कर करके, ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग समझते हैं। तो यहां पर मेरे पास डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है, मान लो वो टाइम, ठीक है, मान लो हमने स्टॉक खरीदा, आज मैंने स्टॉक खरीदा April 1 को, ठीक है, ठीक है, मैंने स्टॉक खरीदा। अब इसको मेरे को प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये अभी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। अब मेरे को इसको फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में, ठीक है, फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में लग गए मान लो 8 महीने, ठीक है, 8 महीने लग गए। तो ये अभी फिनिश गुड्स बने। तो अभी डेफिनेशन दोबारा देखो, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग। अभी मैं प्रोसेसिंग तक हूं, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा है ना, अभी मैं प्रोसेसिंग तक हूं, क्योंकि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने स्टॉक को फिनिश गुड में बनाया, अब मुझे इसको आगे सेल भी तो करना है, सेल भी तो करना है। तो अब सेल कई बार क्या होता है, उधार पर होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है सेल कैश पे हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे को अपना माल बेचने के लिए उधार देना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो सेल हुआ है उधार पर, ठीक है, तो ये अपनी क्रेडिट सेल हो गई। अब क्रेडिट में कितना देता हूं ये मेरे ऊपर है कि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए, मेरे को लेट पैसा चाहिए, सामने वाले से बातचीत करके कुछ एक हम म्यूचुअली दोनों मिल बांट कर कुछ डिसीजन बनाएंगे कि मैं आपको उधार देता हूं, सपोज करो 5 मंथ्स का, ठीक है। मैंने कहा भाई चलो मैं 5 महीने में तो पैसे दे ही देना यार, बहुत लंबा उधार दे रहा हूं। तो मैंने April 1 को स्टॉक खरीदा, ठीक है, अपनी जेब से पैसे लगाकर खरीदा, 8 महीने में वो फिनिश गुड्स बना, ठीक है। उसके बाद 5 महीने बेच तो दिया मैंने, आज ही बेचा, लेकिन 5 महीने का मैंने उधार दिया, ठीक है, 5 महीने का उधार दिया। तो यानी कि आफ्टर 13 मंथ्स इस दिन मेरे को क्या होगा, कैश रिसीव हो जाएगा। 5 महीने बाद मेरे को क्या होगा, कैश रिसीव हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, मतलब स्टॉक यहां पर इस डेट पे, फॉर प्रोसेसिंग मतलब 8 महीने और लग गए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश। तो कैश में कन्वर्ट होते थे, बेसिकली कच्चा माल खरीदा और उसको वापसी कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग गया, 8 महीने प्लस 5 महीने, टोटल लग गए 13 मंथ्स। तो ये मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब मेरे ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होते हैं, जिस दिन माल खरीदा वापसी बेचने तक, ठीक है, माल खरीदने से बेचने तक का टाइम पीरियड कितना है, 13 महीने का। और बेचने से मेरा मतलब है कि सामने वाली पार्टी से पैसा भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि बेचा तो हमने यहां पर है, लेकिन उधार पे बेचा ना, तो उधार का क्रेडिट टाइम पीरियड भी ऐड करना होगा। तो ये होती है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इसकी जो एजम्पशन रहती है वो रहती है 12 महीने की, ठीक है, याद रखना ऑपरेटिंग साइकिल की एजम्पशन रहती है 12 महीने की। तो ये अपना ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग है। अब आपको ऊपर क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन में आपको सिंपल समझना है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल कह रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने की और रियलाइजेशन पीरियड 10 महीने का है। रियलाइजेशन पीरियड का यहां पर मीनिंग है कि
जो भी अपने डेटर वगैरह है, ट्रेड रिसीवर मतलब डेटर वगैरह, ये लोग हमारे को 10 महीने में ही पैसे दे देते हैं, हम इनको 10 महीने का ही उधार देते हैं, 10वें महीने में पैसे दे देते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अगर सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझे तो कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने की है, मतलब ये वाला जो नीचे का हमारा एग्जांपल है, ये अपना साइकिल तो 11 महीने का है, और जो अपने डेटर वगैरह ये मेरे को 12 महीने में पैसे देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल, अपने ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने, और डेटर वगैरह मुझे पैसे देते हैं 15 महीने बाद, ठीक है, 15 महीने की उधारी चलती है हमारी। फिर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी है, अब ऑपरेटिंग साइकिल मेरी बड़ी है 20 महीने की है, और मैं उधार देता हूं 15 महीने का, डेटर वगैरह मेरे को 15 महीने के अंदर पैसा दे देते हैं। फिर है मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की, ठीक है, और डेटर वगैरह को मुझे उधार देना पड़ता है 24 महीने, मतलब 2 साल का उधार देना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सिर्फ मीनिंग है, आंसर मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, मैंने अब आपको पूरा मीनिंग समझा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करके कैसे पता चलेगा कि करंट एसेट है, और कैसे पता चलेगा कि इस वाला ट्रेड रिसीवेबल को नॉन करंट एसेट बोलेंगे, ठीक है। ये अपने पास 5 केसेस हैं, तो अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, और वो कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है इनको सॉल्व करते टाइम। अब देखो भाई, 3 कंडीशंस मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, ठीक है, और इन तीनों कंडीशन से आपका कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल वाला है चाहे ट्रेड पेबल्स वाला है, कंडीशन आपकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो पहला देखो, कह रहे एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड अपना 12 महीने से कम का हुआ, जैसे 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 11 महीने, तो आपने इग्नोर कर देना ऑपरेटिंग साइकिल को, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल को आपने इग्नोर कर देना, और सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा करंट एसेट, और अगर ट्रेड पेबल का क्वेश्चन होगा तो आंसर होगा करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, यहाँ पे मैं 5 केसेस हैं, 10, 12, 15, 15, 24, इसमें से पहले दो 10 और 12, मैंने देखा भाई ये 12 के कम हो या 12 के बराबर हो, आंसर मेरा करंट एसेट होगा बिना ऑपरेटिंग साइकिल देखे। ऑपरेटिंग साइकिल चाहे यहाँ कुछ भी होती, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो रियलाइजेशन पीरियड है वो 12 या 12 से नीचे, तो पहले दोनों तो हो गए करंट एसेट, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं करंट एसेट, और ये भी हो जाएगा करंट एसेट, ठीक है। थर्ड पे देखो, कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने की है, और रियलाइजेशन पीरियड जो है वो 15 महीने का है, मतलब कि जो रियलाइजेशन पीरियड है अपनी ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर का है, ठीक है। तो कंपनी 11 महीने के अंदर पैसे रिकवर कर लेती है, ठीक है, जो भी अपना ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने में पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उधार बहुत ज्यादा का बांटा हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, थर्ड केस देखो, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो उससे कम की है, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। आपको ये समझना है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ऊपर का हो गया, तो आप 50-50 हो जाओ कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, क्योंकि अगर 12 महीने से ऊपर हो गया तो ऑपरेटिंग साइकिल देखो, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर चला गया तो ये नॉन करंट एसेट है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल से अंदर रह गया तो ये करंट एसेट है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, क्या मतलब ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है 11 महीने की, और ये उससे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है नेक्स्ट में अपनी ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है, तो अगर मेरा रियलाइजेशन पीरियड 20 महीने हो या 20 से नीचे हो तो आंसर करंट एसेट है। अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है और रियलाइजेशन पीरियड 22 है, 23 मंथ्स है, तो मेरा आंसर नॉन करंट एसेट है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 देखो, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड जो है वो छोटा है ऑपरेटिंग साइकिल से, ठीक है। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड छोटा है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो यहां पे क्लियर दिख रहा है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड छोटा है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो ये अपना हो जाएगा करंट एसेट, ठीक है। तो कंडीशन 1 हमारी करंट एसेट की है, कंडीशन 2 जो है ये भी आपकी किसकी है, करंट एसेट की है, और कंडीशन 3 जो है वो आपकी है नॉन करंट एसेट की, ठीक है। तो यहां पर देखो ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है, तो अगर मेरा रियलाइजेशन पीरियड 20 महीने का होगा तो करंट एसेट, और रियलाइजेशन पीरियड 20 महीने से कम का होगा 18 महीने 16 महीने तो भी करंट एसेट, और रियलाइजेशन पीरियड 20 महीने से ज्यादा का है यहां पर, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर चला गया रियलाइजेशन पीरियड, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस मैंने आपको लिख दी हैं, और फर्स्ट कंडीशन बड़ी अच्छी है, बहुत इजी है, ऑपरेटिंग साइकिल इग्नोर कर देना अगर रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने या उससे कम का हुआ तो, ठीक है। अगर रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हुआ तब ऑपरेटिंग साइकिल देखनी है, अगर रियलाइजेशन पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लाए करता है, जैसे हमारा ये वाला केस है, फोर्थ केस, रियलाइजेशन पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लाया करता है तो करंट एसेट, रियलाइजेशन पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चला गया है तो अपना नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन आपको आते हैं इस
चैप्टर में से, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को।